वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबसे पहले तमाम देशवासियों को, हमारे तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। आज हम बहुत जोश व खरोश के साथ आज़ादी के इस पर्व को मना रहे हैं और आज़ादी का के इस पर्व को मनाते हुए हमें उन शहीदों को, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमें ये दिन नसीब हुआ है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। उनकी हर एक कुर्बानी को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखना चाहिए। यही शायद उनकी ख्वाहिश भी रही होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया। 103 मिनट का उनका लंबा उबाऊ भाषण था, जिसमें दिखना तो ये चाहिए था कि देश का लिए आने वाले वक्त में वो क्या करने जा रहे हैं, उसका एक विजन उनको पेश करना चाहिए था। लेकिन वो भाषण एक प्रधानमंत्री का ना लग के बल्कि एक प्रचार मंत्री का ज्यादा लग रहा था। लग रहा था कि वो एक चुनावी भाषण दे रहे हैं, जहां पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें किसी तरह का देश के लिए कोई विजन नहीं सामने निकल कर आ रहा था। आज जो कुछ बातें जो अजीब हुई हैं, या फिर मैं कहूं कि जिनका जिक्र करना आज बेहद जरूरी है, उनमें है कि आज पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस का जिक्र किया है। इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि आरएसएस का कि क्या आज राज्य अभिषेक कर दिया गया है। आरएसएस को लेकर जिस तरह से कसीदे पढ़ते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, 100 साल आरएसएस के पूरे हो रहे हैं। उसमें उन्होंने बताया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। उसने देश के लिए न जाने कितने पावन और कितने बेहतरीन काम किए हुए हैं। उसने पूरे अपने आप को देश के लिए समर्पित और समर्पण उसने कर रखा है। तो उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए था कि फिर इसी आरएसएस ने 50 साल से ज्यादा तक अपने हेडक्वार्टर पर, अपने दफ्तर पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया था। उन्हें आगे ये भी बताना चाहिए था कि जब आजादी की आज हम 78 साल पूरे हो चुके हैं और 79 में जब हम एंटर हो रहे हैं, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि आरएसएस के कितने स्वयंसेवक संघ थे जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने देश की आजादी में अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में भी तो बताना चाहिए था। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि मोहन भागवत ने हाल ही में 75 साल को लेकर जिस तरह का बयान दिया था और नरेंद्र मोदी और आरएसएस में जिस तरह से ठनी हुई है, क्या एक तरह का कि बटरिंग वो वहां पर कर रहे थे? क्या अपने लिए कुछ मोहलत वो मांग रहे थे और इसीलिए आरएसएस के लिए वो कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? कई विश्लेषक इसको इस तरह से भी देख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज उन्होंने जीएसटी का जिक्र किया और जीएसटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म की उन्होंने बात की। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे, एमएसएमई सेक्टर को इसका विशेष लाभ मिलेगा और ये दिवाली पर किया जाएगा। यानी कि जो 4 स्लैब्स हैं अभी जीएसटी के, उनको 2 स्लैब्स में कन्वर्ट करने की बात उन्होंने की। अब इसको ऐसे देखा जा रहा है कि राहुल गांधी लगातार इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए वो नजर आते थे और वो बता रहे थे कि कैसे इससे एमएसएमई सेक्टर जो है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी कमर पूरी तरीके से टूट गई है। तो क्या जो राहुल गांधी ने बात कही थी उसको ही सही और सच साबित करते हुए नरेंद्र मोदी नहीं नजर आ रहे हैं? फिर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिस्टम जो है वो हमारा है, सरकार भले ही आपकी है, कि जो भी हो रहा है वो जो राहुल गांधी ने कहा वो तमाम चीजें सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने सिंधु समझौते की उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि भारत के हक का पानी का उपयोग जो है वो देश के किसानों के लिए होगा। उन्होंने ये भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की, उसकी सराहना की। भारत की सैन्य कार्रवाई की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेना को खुली छूट जो है वो मिली और दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि एयरफोर्स के ही ऑफिसर उन्होंने ये कहा था कि कैसे खुली छूट उनको नहीं दी गई थी और कैसे हमारे जहाजों का नुकसान हुआ था, ये उन्होंने कहा था। आज इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, उनके उसी भाषण को ट्वीट किया, एक तरह से फैक्ट चेक किया है। एक और जो बहुत खतरनाक बात और जो जिस तरह से जो पूरा कम्युनल एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और आगे की जो राजनीतिक टोन है
बिहार के इलेक्शन को लेकर वो भी सेट करते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बदलाव पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि चिंता उन्होंने जाहिर की और कहा कि देश एक चिंता से, एक चुनौती से गुजर रहा है और इससे वो आगाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है, एक नए संकट के बीज जो हैं वो बोए जा रहे हैं, घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों के संकट से आगाह करते हुए कहा कि मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना वो बना रहे हैं, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़प रहे हैं, देश इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहना है प्रधानमंत्री का, जो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। क्या वो अमित शाह की सलाहियतों पर पूरी तरीके से सवाल नहीं खड़े कर रहे? अगर ये सब कुछ है और ये सच है तो आप 11 साल से क्या कर रहे थे? आखिर ये घुसपैठिए इतने फल फूल कैसे रहे हैं फिर आपके रहते हुए, और 11 साल के बाद आप नींद से क्या जाग रहे हैं? साफ तौर पर समझ में आता है कि इन्हीं कम्युनल लाइन पर आगे आने वाले दिनों में जो बिहार का इलेक्शन है, क्योंकि वोट चोरी पर और जिस तरह से एसआईआर किया गया है उस पर पूरी तरीके से बीजेपी बैकफुट पर है और घिरी हुई है, और इसीलिए वो अपने कम्युनल इस एजेंडे को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चलिए आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री के इस 103 मिनट के भाषण में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने यहाँ रखी हैं, लेकिन इसका विश्लेषण किस तरह से किया जाए। चार बेहतरीन गेस्ट, आज चार बेहतरीन विश्लेषक मेरे पैनल में है। आज बहुत वरिष्ठ पैनल है आज मेरा, चारों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ अनिल त्यागी जी हैं। अनिल त्यागी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है, जी फाइल्स के नाम से वो अपना प्लेटफॉर्म भी रन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका कार्यक्रम में, बहुत दिनों बाद आज आप मेरे कार्यक्रम में आए हैं। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसके साथ साथ उन्होंने 1857 के गदर पर उन्होंने किताब लिखी है, तो बेहतरीन तरीके से ये बता पाएंगे कि आजादी के इस पर्व को हमें कैसे और किस तरह से इसको याद करना चाहिए। मेरे साथ किसान नेता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाना माना चेहरा पुष्पेंद्र चौधरी जी भी मेरे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत और अमरीश जी आपका भी बहुत स्वागत। और कार्यक्रम का आगाज मैं अनिल जी आपके साथ करना चाहूंगी और फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। आप इस भाषण को कैसे देखते हो? मैं चाहूंगी अनिल जी कि जो बातें उन्होंने खासतौर पर डेमोग्राफी को लेकर की हैं, आरएसएस को लेकर की हैं और जो जीएसटी को लेकर की हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। बुशरा जी, एक तो आपके दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हमारे सब मित्रों को भी बहुत बधाई। मैं आपकी बहस को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तीन बड़ी बातें हुई इसमें, और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन था प्रधानमंत्री का, मुझे लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी को लगा कि शायद ये मेरा आखिरी लाल किले से भाषण है, तो इसीलिए 1 घंटा 45 मिनट का भाषण उन्होंने दिया ताकि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाए कि 1 घंटा 45 मिनट के भाषण उन्होंने दिया। 3 बातों पे फोकस करूंगा मैं, बाकी पहले राउंड में, दूसरे राउंड पे आएंगे। एक तो राहुल गांधी गए नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गए, उसको लेकर के देश में बवाल है। और राहुल गांधी को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये बहस छिड़ रही है। शायद या तो राहुल गांधी को समझा दिया है किसी ने कि आवत को हर्षे नहीं और नैनन नहीं सुने और तुलसी ताह न जाइए कंचन बरसे में, तो शायद ये है, लेकिन उस पर बहस करेंगे। लेकिन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आज जो है डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड की मीटिंग जो है माय डियर फ्रेंड पुतिन से हो रही है, तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का नारा देकर के सुदर्शन चक्र की नीति की घोषणा की, जिसमें कि S-400 मिसाइल्स जो है वो खरीदी जाएंगी। वो रशिया की मिसाइल है, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की है। 2018 में 35,000 करोड़ की हमने मिसाइल खरीदी थी। तो अगर आप ये समझिए 32 शहरों में, 33 शहरों में, शहरों के सुरक्षा कवच के लिए अगर सुदर्शन चक्र मिसाइल लगाई जाएगी S-400,
उनकी अगर एक एक शहर में 5-5 का भी बैकअप होगा तो 150 से 200 के करीब मिसाइल होंगी, और 200 मिसाइल, एक मिसाइल $500 मिलियन की कॉस्ट करती है। $1 मिलियन टू $500 मिलियन उसका पूरा सेटअप है। 1 से 3 बिलियन के बीच में बोलते हैं, यानी कि 24 करोड़ 25 करोड़ से, और पूरा सेटअप 500 करोड़ का है। तो ये एक धंधे की बात है। पुतिन को हिंदी में समझाया गया है कि मैंने लाल किले की प्राचीर से आपको लगभग 50,000 करोड़ के धंधा खरीदने का राष्ट्र को ऐलान कर दिया है, तो ट्रंप से जो बात करनी है वो बड़े ध्यान से करनी है। मैं आपका दोस्त हूं, ट्रंप का दोस्त नहीं हूं। इसका अंतर्निहित अर्थ ये है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 15,000 रुपया हम जो है रोजगारों को देंगे, 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, उसमें 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी प्राइवेट लोगों को, और वो भी उनको मिलेगा जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि जो उद्योग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड होंगे और नौकरी देंगे उनको मिलेगा। लेकिन इसमें पेच ये है, पहली किस्त नौकरी ज्वाइन करने के बाद 6 महीने बाद मिलेगी, और दूसरी किस्त राष्ट्रीय बचत योजना में जमा हो जाएगी। तो वो तो 1 लाख करोड़ के 50,000 करोड़ तो वैसे ही हो गए। और ईपीएफओ में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि जो प्राइवेट लोगों को प्रॉफिट देने की बात कर रहे हैं 3,000 रुपए, वो मुझे लगता है वो आने वाले, अभी डॉक्यूमेंट पूरा नहीं आया है, वो मुझे लगता है कि वो ईपीएफओ में जमा हो जाएगा, किसी को कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय। तीसरा पेच ये है कि जो आदमी सिर्फ 7,500 या 8,000 रुपए महीना कमाता होगा, ये सुविधा उसी के लिए है। तो ये योजना हमको नहीं समझ में आई, ये बेरोजगारों के लिए है या भिखमंगों के लिए है या रेहड़ी पटरी वालों के लिए है, ये किसके लिए योजना है? तीसरी एक बात जो आपने आरएसएस की उस पे मैं आता हूं। आरएसएस पे जानबूझ करके देखिए, नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सेवक संघ के किताबों में, इतिहास में आज दर्ज हो, अनादि काल तक जब तक आरएसएस रहेगा, उनका जहां भी फंक्शन होगा उसमें बोर्ड में लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को जब 100 साल हुए तो ये कहा। तो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिटरेचर में उन्होंने अपने आप को अमर कर लिया। अब ये बहस बात की है कि आरएसएस का क्या किया, क्योंकि हमारे देश में आरएसएस जैसे 1,000 संगठन हैं जो देश की सेवा में समर्पित हैं, समर्पण किए हुए हैं। उनका जिक्र भी करना चाहिए था संघ के साथ साथ। उनके भी 150 साल हो गए हैं। और ज्योतिराव फूले की जो बात की उन्होंने कि हम जो है उनका 225वां या 250वां साल मनाएंगे, वो दलितों की वो राजनीति को देखते हुए किया है। ये पूरा का पूरा भाषण, क्योंकि जितना 1 घंटे के 40 मिनट का भाषण है, उसका विश्लेषण करने में भी 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, इसलिए समय कम है। मैं अपने साथियों और से, आप दूसरे साथियों से बात करें तो दूसरे राउंड में मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। बिल्कुल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। पुष्पेन जी को शामिल मैं करूंगी और फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास आऊंगी। पुष्पेन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस भाषण को? किसानों का जिक्र भी किया, आजकल किसान बहुत याद आ रहे हैं मोदी जी को। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी इस भाषण को, खासतौर पर आरएसएस को लेकर, और जिस तरह की उन्होंने बातें डेमोग्राफी को चेंज करने को लेकर की हैं, ये साफ तौर पर ये लग रहा है इन बातों से कि कहीं ये चुनावी भाषण है, उसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है, वो तो 24/7 चुनावी मोड में ही रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के को बचा रहे हैं? क्या आपको ये भाषण उस तरह से भी लगा? क्या ये लगा कि ये विदाई भाषण है मोदी जी का? देखिए बुशरा जी, ये जो आरएसएस के विषय में बात कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज के भाषण में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा जो इन्होंने ये बात कही है कि आरएसएस बड़ा समाज सेवी, राष्ट्र प्रेमी और जो है राष्ट्रवादी संगठन है, ये सबसे बड़ा मैसेज आज देश में गया है। और एक मंत्रालय ने आज फोटो जारी करके, जिसमें लाल किले का फोटो है, सबसे ऊपर सावरकर का फोटो है, उसके नीचे यानी छोटा कद का महात्मा गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस का है और भगत सिंह का फोटो है। तो सावरकर सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, उसको जारी कर दिया।
उसका हालांकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म पूरे सोशल मीडिया पर हो रहा है। इससे कुछ ना कुछ मुझे ये लग रहा है कि आज से अनऑफिशियली कम से कम जो है हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो गई है। इसको बहुत गंभीरता से हमारे देश को समझने की आवश्यकता है। और इनकी जो फिलॉसफी है, मैं आज 2-3 पैराग्राफ पढ़ूंगा और बताऊंगा फिर उसको किस तरीके से ये क्या इनकी योजना थी 100 साल पहले और कैसे वो मूर्त रूप में लगभग आ चुकी है। अब अगर ये पुस्तक अभी गोलवलकर पे आई थी, धीरेन्द्र झा की, हाँ, ये धीरेन्द्र झा की पुस्तक है। इसको अगर कोई व्यक्ति पढ़े तो इसमें एक पेज नंबर 97 पे कहते हैं कि ओवरटली, यानी ऊपर से, द आरएसएस एंड हिंदू महासभा वाउड टू मेक इंडिया हिंदू राष्ट्र after termination of British rule and sought to articulate it as a Hindu search for self-esteem. Covertly, लेकिन अंदर से, for the Maharashtrian Brahmins both promised to reinstate the hegemony of the traditional caste elites. यानी कि ऊपर से तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन अंदर से इनकी मंशा ये थी कि जो ब्राह्मण जातियां हैं, विशेषकर जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, उनको कैसे पुनः सत्ता में लाया जाए, ये इनका सारा सारा प्रोजेक्ट था। दूसरा, इन्होंने जो आगे बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। गोलवलकर्स ओन 100 नंबर पेज पे, गोलवलकर्स ओन विजन ऑफ ए पॉलिटिकली कॉन्शियस हिंदुइज्म इकोड सावरकर्स कॉल फॉर एक्शन अगेंस्ट एनिमीज ऑफ द फेथ. His idea of replicating the Nazi anti-Semitic model to deal with minorities in India was consistent with Savarkar's insistence on Hindus treating Muslims rather than British and as the main opposition. और इनका सारा आइडिया ये था कि जिस प्रकार से जूस का, यहूदियों का ट्रीटमेंट किया गया हिटलर द्वारा, उसी तरीके से जो है यहाँ पर मुसलमानों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और हमें, यानी उनको उस टाइम जो उन्होंने कहा, हमें ब्रिटिश से ज्यादा मुसलमानों को अपना दुश्मन मानना चाहिए, मान के चलना चाहिए। एक अन्य पैराग्राफ में ये कहते हैं, गोलवलकर्स प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग, पेज नंबर 110, गोलवलकर्स program of training स्वयं सेवक्स to fight for the supremacy of Hindus by extirpating Muslims, just as Hitler was trying to establish the supremacy of German race by annihilating Jews. और उसके आगे ये लिखते हैं कि भाई आरएसएस के जो ट्रेनिंग कैंप है उनमें हिटलर, मुसोलिनी, सावरकर, हेडगेवार, इन सब की और बी और नेशनहुड डिफाइंड, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। और एक जगह इन्होंने बड़ा खतरनाक आइडिया 130 पेज पे दिया है। देयर आर क्रेडिबल अकाउंट दैट Goldwalker was flirting with a vision of politics that would accord him a position similar to the German Führer, but was unable yet to openly embrace it. RSS aimed to bringing the Hindus of India under the control of a dictator, the bracket with Guruji, and solidify their organization for the ultimate purpose of capturing political power. मोटे तौर पर जो बात निकल के आती है, और एक ये पुस्तक वी और नेशनहुड डिफाइंड में जो क्या है कि भाई हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है, अन्य रेसेस, विशेषकर विदेशी जो रेसेस हैं, उनका हिंदू रेस में या तो मर्ज वो हो जाए या फिर उसके नीचे रहे, उनका कोई अधिकार नहीं होगा, सिटीजनशिप राइट से नहीं होंगे। यही चीज आज मुझे वहां पर जो प्रधानमंत्री अवैध रूप से बनाए हुए हैं, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक वहां से जो है प्रचार कर रहा था, भाषण दे रहा था, और उसमें एक एंगल उनका ये भी था कि हिंदू राष्ट्र तो लगभग बन ही चुका है, और जो क्रोध और जो नाराजगी आरएसएस की मोदी के प्रति पिछले दिनों देखी गई, जिसमें वो 75 साल में रिटायरमेंट होने की बात है, या भाजपा में अपना अध्यक्ष बनाने की बात है, या पिछले साल नड्डा ने जो बयान दिया था कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, उस सारी चीजों को, नाराजगियों को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए मोदी ने ये सारा का सारा भाषण दिया है। ये बहुत ही डेंजरस जो है सिचुएशन है। एसआईआर हो, वोटबंदी जो करी जा रही है, या किस तरीके से वोटों की चोरी के माध्यम से जनादेश को चोरी करके सत्ता में बैठे हुए हैं, इस चीज का जिक्र जो है उसको दबाने के लिए, उन सब चीजों को, ये सारे के सारे मीठे मीठे और झुंडे जब तरह तरह के दिए गए हैं,
जिस पर मैं जो है अपने पार्ट 2 में आऊंगा। लेकिन ये आज बहुत जी। ही डेंजरस भाषण आरएसएस की प्रशंसा करके इन्होंने दिया। जी। ओके, ओके, ऑल राइट, मैं आपके पास लौटूंगी। और अमरीश जी, आपके पास आऊं उससे पहले ओंकारेश्वर जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप इस भाषण को कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के? और एक और बात, आपने शायद आपकी नज़र से गुजरा हो आप तमाम लोगों की, कि एक चैनल है जो अपने आप को सबसे तेज चैनल कहता है और उनके एंकर भी अपने आप को सबसे तेज मानती हैं। उन्होंने ये कहा है कि पार्टीशन का क्या मकसद वाकई में सॉल्व हुआ है, क्योंकि 4 करोड़, उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन हुआ उसमें जितने बड़े पैमाने पर मुसलमान जाने चाहिए थे उतने बड़े पैमाने पर तो मुसलमान गए ही नहीं। अब ऐसे वक्त में जब 78 साल, 78 ईयर्स हो गए हैं आजादी को, 79th में हम एंटर हो गए हैं, आप देखिए कि एक मीडिया का एक चैनल और एक एंकर एक तबके के खिलाफ कितना जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। ये मौका होता है कि आप अपनी जितनी भी आपने जो अब तक काम किए हैं उन सबको आप याद करें, देश के सामने रखें, उसकी बात करें, आजादी के दीवानों को याद करें, लेकिन इस सब के मौके पर भी किस तरह के एक वेनम जो है वो फैलाया जा रहा है एक तबके के खिलाफ, वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। ओमकारेश्वर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया भाषण पर। मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहता। पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जाएं तो वो संघ के शरण में फिर से जाते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ इतना ही वो है। उसको भी एक एनजीओ करार दिया है उन्होंने इनडायरेक्टली, कि आप एक एनजीओ हो। इस देश में 43 लाख एनजीओज हैं, तो वो उसकी भी हैसियत भी बताई है और कहा है कि उनका योगदान है। आजादी के समय लाखों करोड़ों लोगों का योगदान हुआ, उसमें से कोई एक नाम उनको याद नहीं आया कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई नाम ही नहीं बचता है उनके पास लेने के लिए। हिंदू मुसलमान करने के लिए तो वो मशहूर हैं, पिछले चुनाव में हम लोग देख चुके, कितनी बार कर चुके हैं। मेजर मेजर बातें आई हैं। इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे पे जो उन्होंने स्पेशल मिशन बनाने की बात की है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले 11 साल में अमित शाह जी इस देश में घुसपैठ रोकने में नाकामयाब हो गए हैं? आपकी सरकार नाकामयाब हो गई है, 11 साल बाद आपको लग रहा है कि अब इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? क्या मतलब है? आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही और उसके बाद ये भी कहा कि हमें अब सुदर्शन चक्र बनाना होगा, लाना होगा। तो आप मान गए कि सुदर्शन चक्र आपने 2014 से 19 तक में नहीं बनाया था? फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म में अब आपको सुदर्शन चक्र की आवश्यकता महसूस हो रही है। आपने ये भी कहा कि हमें नई तकनीक, नई, अरे भाई 11 साल से नई तकनीक क्यों नहीं अपनाई आपने? अब क्यों नई तकनीक की आवश्यकता? देखिए, आप जब लंबा बोलते हैं ना, तो अपने आप को खोलते हैं, और जब आप अपने आप को खोलते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। इतना लंबा भाषण आवश्यकता नहीं थी देने की। 25-30 मिनट तो अटल जी भी बोला करते थे, बड़े बड़े लोग 70 मिनट से ज्यादा, 72 मिनट से। तो बहादुरी इस बात में नहीं होती है कि आप बहुत लंबा बोलें, आप बहुत लंबा बयान बखान करने के चक्कर में उसका पोल खोल देते हैं। गगनयान पर आपको क्रेडिट लेने की जरूरत क्या है? गगनयान बताता है 1960 से बीईएल का प्रोजेक्ट है, और वो कब से चल रहा है। ये जो शुरुआत, उसका जो एक्चुअल जो लॉन्चिंग थी, उसकी शुरुआत 2006 में हुई थी ऑर्बिटल व्हीकल के नाम से। उसके बाद उस समय उसको प्लान किया गया था, 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, और कम कितने हुए भाई? कितना कट हुआ? सब लोग गूगल सर्च करके मालूम कर लेंगे कि ये कितना था। उसी तरह से आज आप ज्ञान दे रहे हैं कि खाने के तेल को कम करना चाहिए 10%, मोटापा घट जाएगा इसीलिए, या एडिबल ऑयल पे भारत का वो बढ़ गया है बजट इसलिए? एडिबल 10% आप कम करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल, आप ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो रिलायंस और न्यायरा, जो 60 बिलियन का उसने डिस्काउंटेड रशियन क्रूड खरीदा वहां से, और इसको आपने, इनको कितना फायदा पहुंचाया? 45% टोटल इंपोर्ट्स पे फायदा हुआ। इनकी बजाय सरकार को फायदा होता तो कम से कम पेट्रोल पे हमारा तो वो कम होता ना, प्राइस कम होता ना। आप एफडीआई बता रहे हैं कि एफडीआई इंक्रीज हो रहा है और मेक इन इंडिया फ्रीज बहुत हो रहा है। आप बता दीजिए, लेटेस्ट डाटा कह रहा है कि 96.5%
उसमें प्लमेटिंग हुई है, गिरावट आई है, जिसके कारण ये 2024-25 में 0.35 बिलियन रह गया है आपका एफडीआई। डाटा क्या कह रहा है वो देखिए। तो नेट एफडीआई इतना ड्रेस्टिकली गिरा है। आप उसको क्यों? क्योंकि उसमें आपने स्वयं जो है मेक इन इंडिया के कानून लागू किए। 76 देशों पे बहुत सारे देशों ने बायलेटरल ट्रेड ट्रीटी खत्म कर दी। इन डिटेल पढ़ने वालों को सब मालूम है। उसी तरह से आप अदर सेक्टर्स पे आते हैं। अभी आपने कहा 1 करोड़ लोगों को हम वो देंगे। कितना देंगे? 15,000 रुपए। 15,000 में से अनिल जी ने 6,500 काट लिया। वो अनिल जी के पास गया 50,000 करोड़। ठीक है, 50,000 करोड़ मेरे पास बचा, उसमें से क्वालिटी में आएगा और वन टाइम देंगे। पहले आपने क्या कहा था 2024-25 में कि आप 1 करोड़ लोगों को 5,000 रुपए महीना के हिसाब से इंटर्नशिप देंगे। तो 12 महीने का कितना हुआ? एक आदमी का 12 25 60,000। अब आपने कहा 15,000 देंगे हम, उसमें भी बहुत सारे गुना गणित हैं। वो उस स्कीम का क्या हुआ? एक साल पहले ही तो लागू हुआ था, निर्मला सीतारमण ने उसको लॉन्च किया था। पीएम इंटर्नशिप स्कीम गूगल पे मिल जाएगा। तो उस पीएम इंटर्नशिप स्कीम में 1 करोड़ लोगों को देना था और मुश्किल से 1-1.25 लाख लोग रजिस्टर कर पा रहे। आपने कहा था टॉप 500 कंपनीज देंगे। उसका भी बैकग्राउंड बता दें, वो भी कब किया था आपने? जब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि हम बेरोजगारों को 8,000 रुपया देंगे। तो आपने आनंद फानंद ये 5,000 वाली स्कीम लाई, वो भी नहीं चल पाया। तो अब कह रहे हैं 1 लाख करोड़ देंगे। भाई कोविड के समय आपने 20 लाख करोड़ इस देश को दिया था, उसका हिसाब बता दीजिए कहां पर गया। बिहार के चुनाव के समय 1.25 लाख करोड़ रुपए आपने 1,20,000 करोड़ दे दूं दिया था आपने, वो कहां गया? ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं जो जमीन पे नहीं आ पाते। आप कहते थे राजीव गांधी के समय 85%, आपके तो 100% नहीं आ रहे हैं जमीन पे। वो कहाँ है पैसे? वो 1,20,000 करोड़ बाहर बिहार को कहाँ मिले हैं? वो कहाँ 20 लाख करोड़ वो उस समय कोविड के किसको मिल गए भाई? क्या आपने ऊपर ऊपर उसी को बांट दिया क्या? ये हो क्या रहा है? इसीलिए आप जो तमाम चीजें ये डिस्कस करते हैं, सोलर मिशन आपने कहा बहुत बढ़िया है, भारत खुश है, हम भी खुश हैं, आपको बधाई। 100 गीगावाट का आपने अचीवमेंट हासिल किया। लक्ष्य क्या था? 2022 में लक्ष्य था आपको पाने का, 2025 में आप 3 साल पा गए हैं। 5 ट्रिलियन आप जी कब से कह रहे थे? अभी तक हो पाया क्या 5 ट्रिलियन? 5 ट्रिलियन होगा 27-28 तक पहुंचता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? आपने कहा जीएसटी कंप्लायंस पर हम रिफॉर्म करेंगे। अरे भाई साहब 8 साल से कष्ट भुगत रहे हैं लोग, तो अब आपको एहसास हुआ है रिफॉर्म करने का? जीएसटी पे सोना खरीदने पे तो 3% है, दही खरीदने पे 5% है, बाकी चीजों पे 12% है और 18% है, 28% है। क्या ये? और आप जीएसटी के अपने ही आंकड़े निकाल लीजिए, कितनी बार रिफॉर्म करेंगे? भाई मैं भी पीड़ित हूं, बहुत लोग पीड़ित हैं, कितनी दफा हो चुका। अब कह रहे हैं आप उसको रिफॉर्म करेंगे। आप कह रहे हैं हमने दंड संहिता हटा के न्याय संहिता किया। उसी दंड संहिता हटा के न्याय संहिता करने में कोर्ट कह रहा है कि 5,000 से ज्यादा ईडी के केसेस फाइल कराया आपने। बहुत सारे आम आदमी तो छोड़ दीजिए, प्रोफेसर, वकील, गायक, गायिकाएं, व्यंग्यकार, उनको छोड़ दीजिए, जी मुख्यमंत्रियों तक को आपने जेल में डाला। उनका कष्ट कौन भुगतेगा? कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि जो है ईडी ठगों की तरह व्यवहार न करे। तो ये आपकी न्याय संहिता है कि दंड संहिता है? ऐसी तमाम, इसलिए लंबा भाषण देना नहीं चाहिए था, टाइट, थोड़ा फोकस। आप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपके शासन से बहुत पहले हो गई थी। आपको तो पैसा लगा, हम्म आज आप उसको 4 कह रहे हैं कि हमने ग्रीन सिग्नल दिया। भाई 11वें साल में आप उसको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। पानी सिंधु का बहुत बह रहा है, 11 साल में कितना सिंधु का पानी इधर ले आए? पहले तो मैं संक्षेप में बता दूं, सिंधु नदी जल समझौता 6 नदियों का एक समझौता है। 3 नदियां भारत के पक्ष में आई, 3 नदियां उसके पक्ष में गई। 3 नदियों के 95% वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं। 3 नदियां डायरेक्टली उधर फ्लो करती हैं ऊपर से। उसको रोकने के लिए आपको भाखड़ा नंगल की तरफ 20 डैम बनाने पड़ेंगे, तो बनाइए ना। अब इसको नहीं बनाने के चक्कर में उधर ब्रह्मपुत्र का पानी चीन इस्तेमाल करने लग गया है। वहां पर वो डैम बना रहा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है। मनमोहन सिंह ने उसके डैम बनाने को बैक चैनल डिप्लोमेसी से रोक रखा था।
अंत में चाइना को कहना पड़ा था कि टेक्निकली नॉट फिजिबल, इसलिए हॉल्टिंग द प्रोजेक्ट। अब उसने क्लियर कट इसी जुलाई महीने में लॉन्च कर दिया, उसको कैसे रोक पाएंगे आप? ये ऐसी तमाम चीजें हैं जो आप कह कुछ और रहे हैं, जमीन पे दिख कुछ और रहा है। आप आज भी नहीं कह पाए कि हाँ हम किसानों का हित कहेंगे। सीधे सीधे ट्रंप तो आपका नाम लेके कहता है, ट्रंप तो भारत का नाम लेके कहता है, आप अमेरिका का नाम लेके कहता है। कह सकते थे कि मैं अमेरिका के किसी भी दबाव को नहीं मानूंगा, अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर में कोई मध्यस्थता नहीं की थी। इसको इतना कहने में क्या दिक्कत है? डेरेक ओब्रायन को जी पढ़ बिल्कुल। लीजिए, टेलीग्राफ में छपे हैं। 79 उन्होंने सजेशन आपको दिए हैं। एक सजेशन तो मामूली सा है जो आप कभी भी कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट का दर्जा दे दीजिए, एक बार मणिपुर चले जाइए। बहुत बड़े बड़े डिमांड नहीं है। एक और छोटा डिमांड है कि एक फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। छोटी छोटी बातें, जी छोटे छोटे मांग है इस देश के लोगों के। आप इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, उसमें कुछ निकल के आता नहीं है। किसानों को आपने कहा था कि डबल कर देंगे, डबल छोड़िए, हाफ से भी कम है। 10% का जो इंक्रीज होना चाहिए था ग्रोथ आपके रीजन में, वो हुआ है 4%। तो कहाँ हुआ? मतलब हाउसिंग हम पूरा बिल्कुल। कर देते 22 तक, तो कितना हुआ? एक नहीं। स्किल डेवलपमेंट, आपने 2015-16 का भाषण अपना उठा लीजिए, आपने कहा था 40 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। मुश्किल से 2-2.5 करोड़ भी नहीं हो पाए हैं। उसमें भी पता नहीं है कि वो गए कहाँ। हजारों करोड़ रुपए कहाँ चले गए ये भी नहीं पता। कई प्रकार के घोटाले हैं, केस हैं, मुकदमे हैं, ये सबको मालूम है। जी। जाहिर सी बात है आप ओंकारेश्वर जी, जो अभी पूरी देश की पूरी स्थिति है उसको एक तरह से खोलकर आपने यहाँ पर रख दिया है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ भी नया नहीं था, उबाऊ एक तरह का भाषण था। अमरीश जी, आपको मैं शामिल करना चाहूंगी, आप इस भाषण को कैसे देख रहे हैं? और खासतौर पर आरएसएस की जब हम बात करते हैं तो जिसका जिक्र आज उन्होंने किया है, डेमोग्राफी चेंज करने की जो वो बात कर रहे हैं कि डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? आप इंटरनेशनल मामलों के जानकार भी हैं, क्या वहाँ से आपको लगा कि कोई एक ऐसा मैसेज जो है वो दिया गया है? क्योंकि जो मुलाकात जो हो रही है पुतिन और ट्रंप के बीच में, उससे पहले क्या एक एक मैसेज कोई दिया है प्रधानमंत्री ने? देखिए, मैं नहीं मानता कि ये कोई मैसेज दे पाए। इनकी कोशिश हो सकती है देने की, लेकिन ये मैसेज दे नहीं पाए। ये जो देखिए भाषण था, ये इतिहास में इस चीज के लिए याद रखा जाएगा कि बहुत ही कंफ्यूज्ड, और ये एक तरीके का ऐसा भाषण था कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इनका अंतिम भाषण है। वो संभव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए घुसपैठियों वाले सवाल पे आते हैं। घुसपैठियों वाले सवाल पे अभी इन्होंने बिहार से 65 लाख वोटर काटे। उसके ये कहना है कि हम लिस्ट पब्लिश नहीं करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन। अब उस लिस्ट, अब ये तो बताया जाए ना कि घुसपैठिए कितने बिहार में हैं जो यहां से हटाए गए, जो वोट करते थे और जो वोटर लिस्ट से हटाए गए। बार बार राइट विंग जो यूट्यूबर्स हैं और भी बहुत सारे जो मतलब बाकी जगह पे जो इनकी विचारधारा के लोग हैं, वो ये बात कहते हैं घुसपैठी घुसपैठी, और बिहार और बंगाल के संदर्भ में कहते हैं। तो कभी ये देश को बताया जाएगा कि घुसपैठी कितने हैं और कितने 10 साल में निकाले गए, नहीं निकाले गए। अभी आप एक उनके खिलाफ मुहिम आप अनाउंस कर रहे हैं। अब इसमें देखिए दो बातें। इसमें एक बात मुझे ये लगती है साफ साफ कि बिहार में इनका जो एसआईआर का एक्सरसाइज था, वो जो भी उसका इंटेंशन था वो पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने जो सोचा था कि हम इस तरीके से करके और इसमें हम लोग हम कुछ वोटर्स को भारी संख्या में एक क्षेत्र के निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वो संभव नहीं हो पाया है। अब ये भी देखिए आप कितनी बड़ी एक तरह से एक पॉवर्टी है, मतलब इनकी थिंकिंग की पॉवर्टी, कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए इन्होंने एक चीज नहीं कही, एक घोषणा इनके पास नहीं थी। जो अब ये कोई बजट भाषण नहीं था, सही बात है, लेकिन फिर भी बिहार को ध्यान में रखते हुए कोई इन्होंने ऐसा मुद्दा ही नहीं उठाया जो बिहार के चुनाव में रेलिवेंट हो सकता है। घुसपैठियों का मुद्दा बिहार के चुनाव में रेलिवेंट नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं। आरएसएस की बात देखिए, जहां तक है आरएसएस की बात जो इन्होंने कही है और जिसमें एनजीओ वगैरह इन्होंने ऐड किया, और उसमें भी जो ऐसा दिख रहा है कि आरएसएस को प्लीज करने की ये कोशिश से ज्यादा एक पैचअप करने की कोशिश थी जो फेल हो गई, जिसमें आरएसएस को ये न ही उसको ये वाकई भारत का कर्णधार बता पाए,
कायदे से, जिसने आजादी के आंदोलन में और भारत को आजाद कराया, वो तो कह ही नहीं सकते क्योंकि कोई प्रमाण उसका नहीं है। लेकिन चलिए ये भी कह देते वो कि भारत का उसने मतलब इमरजेंसी की बात की उन्होंने। इमरजेंसी में उन्होंने कहा कि बहुत ही ज्यादा वो ये काला धब्बा था, और अभी आज उसको कहने की क्या आवश्यकता है, लेकिन कहा। उसी में बोल देते हैं कि आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी आजादी के आंदोलन में। चलिए ठीक है, वो एक अलग सवाल है। इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, ये भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। यानी मतलब यही देखिए, दो ही बातें इसमें हो सकती हैं। या तो नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि बिहार चुनाव में अगर वो हारे तो उनको हटना पड़ेगा, और इस पूरी स्थिति की वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वही उनको ये लग रहा है कि भाई मेरा कोई विकल्प नहीं है, कि जो 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 राइट विंग यूट्यूबर्स कहते हैं मेरा कोई विकल्प नहीं है और मैं जैसा चाहूंगा इस समय करूंगा। ठीक है, थोड़ा हमने आरएसएस को सिग्नल कर दिया, थोड़ा हमने कुछ आर्थिक मुद्दों पे ऐसे ही बातें कर दी। उन बातों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं जो आर्थिक मुद्दों पे उन्होंने की, क्योंकि इन्होंने जो 1 लाख करोड़ की जो एक उसकी बात की है, एक व्यवस्था की बात की, उसका क्या हुआ, जिसमें ये प्राइवेट सेक्टर अप्रेंटिस ट्रेन करने वाला था लाखों लाखों युवाओं को। उसमें तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये करोड़ों जॉब्स क्रिएट होंगी और ये होगा, वो सब खत्म। अभी ये 15,000 1 करोड़ का टारगेट, जी जी 1 करोड़ का ओपन टारगेट था घोषित। हाँ हाँ, तो वो घोषित। उसका क्या हुआ। तो अब देखिए, अब सवाल यहां पर यह है कि इनकी इस भाषण को क्या जनता ने कैसे लिया हो, थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान दें। आम जनता ने, जी किसानों ने, देखिए अभी जो मेरी रिपोर्ट है कि एक तो लोगों ने सुनना कम कर दिया है बहुत ज्यादा, गांव देहात में। इनको प्रधानमंत्री को पहले सुना करते थे और दिलचस्पी से सुना करते थे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, वो पहले सुना करते थे, लेकिन अभी उनकी जो अटेंडेंस है गांव में लगभग 50% गिर गई है। दूसरी बात जो है कि गांव में सवाल वहां पर जो मुद्दे हैं, जो चाहे कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे वो ये फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी का मामला हो, चाहे वो इस पे हो कि भाई जो हमारी आमदनी है वो लगातार गिर रही है, ये सारे सवाल अब तो ये बात भी नहीं करते, उनको एड्रेस करना छोड़ दीजिए। एमएसपी वगैरह तो बहुत ही बड़ी लग्जरी हो गई है, इस तरीके की का इंप्रेशन सरकार ने दिया है, और इससे क्या हो रहा है, किसान एलिनेट हो रहा है। और ये जो एलिनेशन है 2024 के चुनाव में हमको दिखा, और बिहार के चुनाव में आपको और ज्यादा दिखेगा, क्योंकि इसमें जो एक मोदी में क्वालिटी थी कि वो थोड़ा सा फेक ही सही, लेकिन थोड़ा सा वो एक लोगों की भाषा में बात करते थे और लोगों को उनका बात करना अच्छा लगता था। अब जैसे मान लीजिए एक बात उन्होंने पहले कही अभी हाल में ही, जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाए, और वो पॉलिटिकल बात थी जो मोदी ने मतलब इन्होंने पकड़ी। वो ये था कि हम किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। आज उस बात को इनको जोर उसी पे देना था। आज समय था कि जब वो इसको मुद्दा बना के और साम्राज्यवाद के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ वो बोलते। अच्छा, मुझसे बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि भाई साहब आप 1857 आपने लिखा है और वो ये मुद्दा एक न एक दिन देखिए हम लोग उठाएंगे कि 1 करोड़ लोग मारे गए और उसका मुआवजा ब्रिटेन दे। हमने कहा वो तो तुम लोग कभी उठाओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग की जो दिशा है वो दिशा ही हिंदू मुस्लिम फसाद की है, वहीं पर जाके फंस जाते हो। 1857 की लाइन जिसमें मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई, किसानों का पार्टिसिपेशन था उसमें, हिंदू मुस्लिम एकता के बिना वो संभव ही नहीं है। और तो उसकी आप उस लाइन पे जाओगे तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी पड़ेगी। सावरकर तक ने उसमें हिंदू मुस्लिम एकता की तारीफ की है अपनी अपनी किताब में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लोग देखिए पूरा जो इनका ये भी एक भ्रम जो उन्होंने फैलाया था कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं और थोड़ा सा राष्ट्रवादी, उस तरह से हम राष्ट्रवादी होंगे, एंटी कॉलोनियल थोड़ा सा हम होंगे, वो भी भ्रम आज टूट गया। उसमें भी कहीं भी किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की कोई ऐसी बात नहीं थी जो इस तरफ इशारा करे कि वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होंगे। बल्कि आपको बताएं, हम जो असलियत है, अभी से जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं उन्होंने रशियन ऑयल से किनारा काटना शुरू कर दिया है। ये सऊदी अरेबिया से लेके और बाकी देश, इवन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जहां उस तरह का है भी नहीं, अजरबैजान, इस तरह के इलाकों को वो ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद वो एक तरह से ट्रंप को मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमने अभी से ही आपकी बातों पे हमने अमल करना शुरू कर दिया, और ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं
और हम कोई एग्रीकल्चर पे और जो हमने बाकी क्षेत्र बताए इसमें हमको समझौता नहीं कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए इस पूरे सिनारियो में जो अलास्का में मीटिंग हो रही है ट्रंप और पुतिन की, और वो बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग है, क्योंकि उसमें देखिए केवल यूक्रेन की बात नहीं है, उसमें ये भी तय होना है कि रशिया और अमेरिका, जिसे जो एक पूरा बन रहा है कि भाई रशिया, ईरान, चाइना एक एक ब्लॉक है, फिर और अमेरिका, इजराइल, नेटो एक ब्लॉक है, और ये पूरा इसमें एक एक जंग जैसी स्थिति, जंग चली रही है किसी न किसी रूप में, गाजा में चल रही है, ईरान इजराइल में हुई, यूक्रेन में चल रही है। तो इस सवाल पे क्या क्या बात होगी, कोई समझौता होगा या इसमें जो है, और अगर समझौता होता है उसके क्या मायने होंगे, क्योंकि फिर उसमें इस मीटिंग से यूक्रेन को दूर रखा गया है, यूरोप को दूर रखा गया है, तो क्या अमेरिका, क्या ट्रंप झुकने वाले हैं? अगर ट्रंप पुतिन के सामने झुकने वाले हैं तो फिर सवाल यहाँ पर यह है, देखिए कि नरेंद्र मोदी को, और ये इस बात का ही सबसे बड़ा महत्व, नरेंद्र मोदी की जो थिंक टैंक, उनके जो एडवाइजर, इनको कोई आइडिया नहीं है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि अभी इस समय हमको क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए। हमको इस समय सीरीज की बात है, एक कैंप के साथ अगर आप नहीं जुड़े तो उसमें आप बुरी तरह से पिटेंगे, जो बार बार बात आ रही है। और अभी मौका आया जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया कि आप किसी कैंप के से जुड़िए, और आपने इस तरीके का एक इंप्रेशन भी दिया कि हम जो है देखिए रशिया के साथ, और चाइना जा भी रहे प्रधानमंत्री, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन इनका जो आज का भाषण था उसमें कहीं भी कोई क्लैरिटी, कोई दिशा इनकी नहीं थी, और एक तरह से हम ये मान लें कि वो इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर एंड अ फेल। ऑल राइट, ओके, फेयर इनफ। अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो मोदी जी के जो भाषण के हैं वो हम चारों एक्सपर्ट्स के जरिए जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए हजारों की तादाद में जो दर्शक हैं वो हमें देख भी रहे हैं और टक टक लगा के सुन भी रहे हैं। अनिल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे बहुत जल्दी से, ओम प्रेश्वर जी, फिर अनिल जी के पास जाऊंगी जी। 30 सेकंड ऐड करना चाहता हूँ। ये जो जी बिहार जी में SIR का मसला है ना, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला सारे अखबारों, चैनलों में सूत्रों के हवाले से चलाया गया। चुनाव आयोग के किसी भी प्रेस रिलीज में एक भी बांग्लादेशी का जिक्र क्यों नहीं है? 65 लाख आए तो उनको क्लियर कट बताना चाहिए कि इसमें 40 लाख बांग्लादेशी थे, उनको काट दिया है, देश बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आना पड़ेगा। NRC देश भर में आपने कहा, बल्कि अभी भी हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं वो कहते हैं SIR के बाद NRC हो जाना चाहिए। असम में 19 लाख लोग NRC में निकले, 2019 में निकले, आज तक उसमें से 1,500-2 हजार भी भेज देते, 1 लाख भेज देते 19 लाख में। तो ये जो रेटोरिक है उसमें खुद बीजेपी फंस गई है। घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, सारा बॉर्डर केंद्र के सरकार के पास है। एक भी बॉर्डर से कहीं से अगर घुसपैठ या तो हो नहीं रहा है, या रुक नहीं रहा है, या आप रोक नहीं पा रहे हैं, जी मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? पूरे दिल्ली में आप दो पकड़ेंगे, वहां 4 पकड़ेंगे, वहां 3 पकड़ेंगे, और कहेंगे कि 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं। ये मुद्दा उनके हाथ से निकल चुका है। जी जी, बिल्कुल हाथ से निकल चुका है, साफ तौर पर दिख रहा है। अनिल जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपको भी लगा कि मोदी जी का एक तरह का विदाई भाषण है? क्यों इसको इस तरह से विश्लेषण इसका किया जा रहा है? क्या इसमें थकावट, उबाऊ, ये सब तो है, ये सब तो आप लोग कह ही रहे हैं, लेकिन क्या ये आखिरी भाषण आपको लगा, क्योंकि इसमें अगर बिहार की भी बात करें तो उसके लिए भी कोई विजन वो वहां पर उसके लिए भी नहीं पेश कर पाए हैं। देखिए क्या लाल किले पे क्या हुआ है कि ये सारा भाषण जो है पूरा मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, तथ्यों की गलत बयानी है। जितना भाषण है वो पॉलिसी मैटर्स का भाषण है। इस पॉलिसी मैटर्स के भाषण पे कैबिनेट की मीटिंग की मोहर नहीं है, संसद की मोहर नहीं है। सुरक्षा कवच की बात की इन्होंने, कहां कैबिनेट की मीटिंग हुई? कैसे आप सुदर्शन चक्र खरीदेंगे? सेमीकंडक्टर की बात की। अब मैं उसको प्रधानमंत्री को झूठ कहना तो गलत बात है, लेकिन वो एक तथ्य गलत है, क्योंकि 1962 में पहली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी। 1990 के बाद सेमीकंडक्टर बनाने में तेजी आई। आप कौन सा अलादीन का चिराग ढूंढ करके लाए हैं कि आप सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आपने इजाद कर दी और आप बिल्कुल अन्वेषक और इन्वेंटर खड़े हो गए? सेमीकंडक्टर पहले से बन रहा था। आपने क्या किया? आपने उसको गति प्रदान कर दी, कैपिटल इन्फ्यूजन कर दिया। तो आप हर बात पे इस भाषण में एक दुख की बात और है। आप मेरे को ये बताइए, हम लोग सब 5 लोग यहाँ हैं,
अगर हमारे माँ बाप ने हमको ऑक्सफोर्ड पढ़ने नहीं भेजा अपने बचपन में 9th 10th क्लास में, और हम इस 50 या 60 साल की उम्र में आके अपने पिता को गाली देने लगे कि तुम निकम्मे थे, तुमने हमको ऑक्सफोर्ड नहीं भेजा, तुम नालायक थे, तुम हमारे बाप होने के काबिल नहीं हो, ये कौन सा लॉजिक है? ये जो घृणा का माहौल है लाल किले के मंच से कि 50 साल में ये नहीं हुआ। अरे भाई, आप 11 साल से हो, आप 11 साल से क्या कर रहे हो ये बताओ ना। आपने देश में आमूल चूल समूल परिवर्तन क्या किया? देश में 25 करोड़ लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका क्या किया? पूरा भारत का भारत जो है, आधा हिंदुस्तान आज की डेट में बाढ़ में डूबा हुआ है, आपने क्या किया? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, सबसे फर्जी वोटरों की चिट्ठियां आने लगी हैं, उसका क्या कर रहे हो? इट्स ए पंडोरा बॉक्स। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जीवाड़े को लेकर के हुई, उसके व्यूअर 25 करोड़ है आज की डेट में। तस्वीर बदल रही है। आज का जो डाटा मैंने अभी देखा आपसे बातचीत करते हुए, आज का भाषण अभी तक 7 लाख लोगों ने देखा है नरेंद्र मोदी का। पिछली बार 25 लाख लोगों ने लाल किले का भाषण सुना था। तो जो हमारे मित्र मिश्रा जी की बात है, लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई इनकी। कब तक सुनेंगे? थोता चना बाजे घना, ये नहीं होता है। प्रधानमंत्री का जो, देखिए क्या है, 15 अगस्त का जो ये लाल किले का प्राचीर का भाषण है, ये सेरेमोनियल फंक्शन होता है कि आजादी मिली, उत्सव हुआ, एक सेरेमनी मनाई, जैसे आप घर में दिवाली का और होली का त्योहार मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कुछ सेवैयां बनती हैं, कुछ बनता है और लोग चले जाते हैं। लेकिन घर का पिता और माता उस दिन पॉलिसी डिसीजन नहीं करते हैं कि हम किस बेटे को घर से बाहर निकाल रहे हैं, कौन सी बहू ला रहे हैं, किसकी शादी कर रहे हैं, या हमारे घर में बच्चा होने वाला है, ये थोड़ी बताया जाता है। अरे भाई, देश तो लगातार नीतिगत फैसलों से चलती हुई एक ट्रेन है, उसमें तमाम तरह के पेच आएंगे, आप उनको सॉल्व करिए। लेकिन आप सिर्फ, एक तो आप दिखने चाहिए, विपक्ष मुक्त भारत आप करना चाहते हैं, दूसरे आपका कोई नेता नहीं दिखना चाहिए। ये अजीब बीमारी है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और जैसे 1930 में हिटलर के सामने लोग बेबस थे, हैरानी की बात यह है 140 करोड़ के देश में हम सब लोग मौन है, क्षुब्ध है। मैं नपुंसक तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये चमत्कार है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? कहां लोकतंत्र है? आप मेरे को बताइए ना। इनकम टैक्स का बिल एक मिनट में पास हो जाता है, कोई बिल पे बहस नहीं करता है। लोकतंत्र में पिछले दिनों पूरे दिन पार्लियामेंट नहीं चली है, आप नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। लोकसभा स्पीकर का चेहरा जो है नया दिन नई रात की फिल्म की तरह से है, उसमें 9 के 9 रस नजर आते हैं, आप देखिए ना उनका चेहरा। तो क्या है ये आज का जो लब्बो-लुबाब है आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री का? वो पीपीटी प्रेजेंटेशन है देश के सामने, जिसमें तथ्यों की गलत बयानी है, डिप्लोमेसी का घालमेल है, पुतिन और ट्रंप को मनाने की कोशिश है, किसानों को गोली देने की कोशिश है, बेरोजगारों को भ्रम में रखने की कोशिश है, गरीबों को धोखा देने की कोशिश है। ये इसका लबोलुबाब है। बेहतरीन, बहुत जबरदस्त आपका विश्लेषण, और जाहिर सी बात है इतना ही खुलकर बोलने की फिलहाल जरूरत है। कोई लाग लपेट या इस तरह से चाशनी में लपेटे हुए अल्फाज जो है वो पेश करने की जरूरत नहीं है। जो देश की स्थिति है, असली देशभक्त वही है जो देश की स्थिति को बिल्कुल उसी तरीके से उसको पेश करे, बताए कि देखिए देश में ये हो रहा है, आंखें खोलिए, जागिए, अपने हक के लिए आप लड़िए। मैं ये देख रही थी कि डॉग्स को लेकर जिस तरह का की बात जो कही गई है, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर एक बयान जो है आई हुई है। अच्छी बात है, एनिमल राइट्स के लिए आपको उठना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने हकों के लिए उठ रहे हैं? क्या आप उन गरीबों के लिए क्या आप उठ रहे हैं? देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या आप उसके लिए उठ रहे हैं? ये भी एक सोचने की जरूरत है कि देश जो है हमारा किस तरफ जा रहा है और किस तरह की दिशा जो है वो तय की जा रही है। बहुत छोटा छोटा आप तीनों लोगों से ही कि पुष्पेन जी, क्या वाकई में हम कहें कि हम आजाद हैं? क्योंकि अगर वोट चोरी से हमें आजादी नहीं मिल पा रही, अगर हम आजादी से अपना वोट नहीं कर पा रहे, जहां हमें वोट देना है वहां पहुंच नहीं रहा है, हमारी वोट की चोरी डकैती की जा रही है, लूटमार की जा रही है, सरकार जो है चोरी से बनाई जा रही है, तो क्या हम कहें कि आज के दौर में हम आजाद हैं? निश्चित रूप से जो आधार है लोकतंत्र का, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है चुनाव होना चाहिए, वो है।
लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम और जनादेश को चोरी करने का काम किया जा रहा है, ये तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है। और जो बाकी बिंदु मैं बताना चाहता था, देखिए किसान के विषय में जो इन्होंने कहा है वो इसलिए कहा है कि किसान के पीछे ये छुपना चाहते हैं। ट्रंप का वार आ रहा है, किसानों को मैं बचाऊंगा ताकि किसान इनके पीछे खड़े हो, क्योंकि किसानों को कुचलने का काम इनके मंत्री के बेटे ने किया। 750 किसान मरे, सारे देश ने देखा। जीएसटी रिफॉर्म के बारे में जो कहा है इन्होंने, बहुत बड़ी गलती की है। आज ही कह दिया कि मैं दिवाली पर कम करूंगा। इसका मतलब दिवाली तक बहुत सारे लोग अपने जो परचेज है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी में गिरावट आ सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई खुद ही, जबकि उसमें कूटनीतिक, रणनीतिक, विदेशी नीति और ट्रंप सारी चीजें जो है देश के सामने है। सिंधु जल समझौते के विषय में इन्होंने कहा कि साहब वो पानी वहां नहीं जा रहा है, यहाँ आना चाहिए था, ये था 70 साल से। भैया तुम्हारी जो 3 नदियां तुम्हारे खुद के हिस्से में है, तुम उन्हीं के पानी का 100% उपयोग नहीं कर पा रहे हो। और अगर आपने कुछ 10-11 साल से चेतते तो बताइए आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया पानी को डाइवर्ट करने का। एक जो सुदर्शन चक्र वाली बात कही, उसमें एक चीज और शायद वो लोगों के नजर से गुजर गई हो कि मैं 2035 तक सुदर्शन चक्र तैयार करूंगा मैं, यानी कि मैं 35 तक रहूंगा प्रधानमंत्री, ये इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है। और जो डेमोग्राफिक चेंज वाली बात जब बात है तो घोषणा करिए, बताइए चीन कितने अंदर तुम्हारे घुस के आ गया है, डेमोग्राफी में कौन कौन आदमी पकड़ा गया है, कितने लोगों को आपने निष्कासित किया है, कोई चीज आपने नहीं बताई। जहां तक पेट्रोलियम इंपोर्ट्स की बात है, 55 लाख करोड़ से ज्यादा इंपोर्ट करके और महंगा तेल बेच बेच के एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं श्रीमान जी ने 11 साल में। क्यों लूटा आपने? आपने कहा था पेट्रोलियम अगर सस्ता होता या पेट्रोलियम कम मंगाते तो बड़ा अच्छा भला मैं देश का कर देता। 55 लाख करोड़ रुपए आपने देश के लूटे हैं, इसका बताइए। और इमरजेंसी के बारे में मैं अंतिम बता दूं, इमरजेंसी तो इन्होंने लागू कर रखी है। 2-3 दिन पहले खुद मेरे घर पे इन्होंने जो है पुलिस भेजी और वो आकर के उसने मुझसे कहा कि साहब आप जो है ये फेसबुक आपका अकाउंट है। मैंने कहा हाँ, आप ये बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं। मैंने कहा फेसबुक पे ही नहीं देता, मैं ट्विटर पे भी देता हूँ, मैं अन्य अखबारों में भी लिखता हूँ, और मैं तो बीबीसी इंटरनेशनल तक जो है मेरा इंटरव्यू आ चुका है। अब तुम्हें गिरफ्तार करना है तो मुझे बताओ। तो अपने अधिकारी से उसने बात कराई, उसने कहा कल आपको आना है, यानी 13 तारीख को आपको आना है, स्पेशल सेल से मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने सारा सामान जब उसको भेजा, उसने एक प्रश्न पूछा, मैंने 4 जवाब दे दिए। तो फिर मैंने उससे फोन पे बात की इंस्पेक्टर से, उसने कहा भाई मैं उच्च अधिकारियों से बात करके बताऊंगा कि आपको कब आना है। तो उसका फोन उसके बाद मेरे पास नहीं आया। तो इस तरीके से लोगों जो बोलने वाले हैं उनका गला घोटने का काम कर रहे हैं। और अंतिम लाइन इनकी ये है कि इनका सारा अगर नपोलुआन है तो मेरा भाषण ही मेरा शासन है, ये इनका जो है नपोलुआन। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये देखिए कि वही बात कि पुष्पेंद्र जी कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, कोई भी लाग लपेट नहीं करते हैं, तो देखिए उनको कैसे उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही है। हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, और इसीलिए तो ये सवाल है जो अभी अनिल जी ने भी कहा कि वाकई में लोकतंत्र क्या ये बचा है? क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद आवाज़ हैं? क्या हम जो कहना चाहते हैं बिना डरे, बिना झिझके क्या हम वो कह सकते हैं? ये एक है, जब भी हम कहते हैं तो हमें एक ये कहीं ना कहीं एक डर तो ये सताता है, या ये बैक ऑफ द माइंड ये रहता तो है कि कुछ भी इसको लेकर हो सकता है, और ये रिस्क लेते हुए हम तमाम बातों को कहते हैं। आखिर में संक्षेप में आपके पास ओमकारेश्वर जी वही सवाल मेरा, क्योंकि आज आजादी का दिन है और ये जानना, ये खास तौर पे जो यंग जनरेशन है, जो फिलहाल जो दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या आजाद हैं हम ये कह सकते हैं सीना ठोक के क्या? 1500 से ज्यादा कानून, 40,000, तो आज तो 40,000 बोल दिया कि हमने कंप्लायंसेस और कानून खत्म कर दिए, पता नहीं कहाँ से खत्म कर दिए। 91% आईपीसी के सेक्शंस जो है अभी मौजूद हैं, ये पीआरसी का डाटा कहता है। ठीक है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी आपने सेक्शन 124A हटाया और 124 जोड़ दिया, ए हटा के सेडिशन का चार्ज दे दिया, ताकि किसी के ट्वीट पे भी किसी को गिरफ्तार कर दिया जाए। प्रोफेसर का वो है एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक नहीं, यूपी में तो तमाम एग्जाम्पल हैं कि किसी को किसी भी चीज पे आपके इससे निशाना गलत है, क्योंकि जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उससे आपका क्रिटिसिज्म 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ जाता है। एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करने से क्या वो प्रोफेसर किसी एमएलए की भी कुर्सी ले सकता था?
नहीं ले सकता। लेकिन उसको गिरफ्तार करने से लाखों लोग हिंदुस्तान में, करोड़ों लोग और विदेशों में भी आपके खिलाफ हो गए, तो निशाना गलत है। पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं, बनाइए। चाइना को निशाना बना सकते हैं, बनाइए। जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं उसको बनाइए, तो देश में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप किसको निशाना बनाते हैं? इंटेलेक्चुअल्स को, मीडिया को, जिससे, और आप उसको निशाना बनाना छोड़िए, पहचान भी नहीं पा रहे हैं जो आपके भीतर बैठे हुए लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको हरा देते हैं एक छोटे से चुनाव में। आगे आने वाले दिनों में खतरा किसी भी शासक को भीतर से होता है, बाहर से नहीं होता है। तो बाहर तो आलोचना होती है जो आपको जगाता है कि भाई बताइए ये डाटा ठीक कर लीजिए, 5% इस पे क्यों लगा हुआ है टैक्स, 28% इस पे क्यों लगा हुआ है टैक्स। ये बताना तो आपकी मदद करना है। जिस दिन, चाहे मोदी हो चाहे कोई और सरकार हो, जिस दिन ये समझ जाएंगे उस दिन वो सुधर जाएंगे, उनका भला होगा। लेकिन बजाय इसके आप जनता का वोट रोक देंगे, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। उससे आपका, क्योंकि एक वोट से सरकार गिर जाती है, अटल जी की गिर गई, कनाडा में लोग एमपी बन जाते हैं, या भारत में भी बन सकते हैं। एक वोट के हेरफेर से भी कोई जीत और हार सकता है। वोट अधिकार है, ये राहुल गांधी बता रहे हैं। आप उसको इंश्योर कर दीजिए, अपने आप आपकी शिकायत आपके प्रति लोगों की खत्म हो जाएगी। डिजिटल डाटा दिलवा दीजिए, इलेक्शन कमीशन को छोड़ दीजिए। कल आप मान लीजिए सरकार में नहीं रहेंगे और आप चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हो जाए इलेक्शन कमीशन का, तब तो बड़ा मजा आएगा आपको। फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो आप राष्ट्रव्यापी ढोल बजाते फिरेंगे। ये गलत है, जो गलत है वो आपके लिए भी गलत है, सबके लिए गलत है। इसलिए इसको, गलती को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। रादर देन की 2047 तक का ख्वाब दिखाइए। कोविड में हम देख चुके कि 50, 55 और 30, 40 साल के लोग भी मर चुके, तो 2035 और 47 तक जिंदा कौन रहेगा? आपको तो 5-5 साल का हिसाब देना है, 10 साल का हिसाब दीजिए, और 2029 तक आपका जो प्लान है सिर्फ वो बताइए। इसके अलावा बाकी कोई दुनिया कुछ नहीं सुनना चाहती है। आपका डिजिटल ग्राफ तेजी से गिरता चला जा रहा है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ सब्ज बाग हैं, 35 तक मैं रहूंगा, 47 की बात है। अभी की बात बताइए ना आप, अभी आपने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं, उसका कोई विजन नहीं है, उसमें सिर्फ कोरी लफाजी है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। अमरीश जी, लास्ट कमेंट आपका संक्षेप में। नहीं देखिए, मुझे ये लग रहा है कि भारत में जो अभी स्थिति है, एक तो आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है, मोदी सरकार पॉलिटिकली चारों तरफ से घिरी हुई है। ये जो दौर होते हैं, ये ऐसे दौर होते हैं जब सत्ता परिवर्तन होता है। ये आप देख लीजिए, इतिहास में उठा के देख लीजिए। तो मतलब मेरा ये बिल्कुल मानना है कि सत्ता परिवर्तन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। अब वो किस रूप में सत्ता परिवर्तन होगा, आज की परिस्थिति 1989 की नहीं है, 1977 की नहीं है, आज की परिस्थिति 2014 की भी नहीं है। एकदम भिन्न परिस्थिति है, अलग अलग एक्टर अलग अलग पोजीशन में है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का ये समय है। और नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं इतना ही कहूंगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए इसको विदाई भाषण भी कहा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, लोग इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि क्या जो लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे जीएसटी का, क्या उसी को ही अमल करते हुए इसमें क्या चेंज किए जा रहे हैं। ये भी सवाल है कि डरो मत की उन्होंने बात कही थी राहुल गांधी ने, क्या देश में एक तरह का जो उबाल देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरह से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनको देखने वाले, सुनने वालों की जो तादाद में एक तरह का एक बड़ा ग्राफ जो है वो बड़ा है, वो भी बहुत तरफ इशारा करता है। इसीलिए वो नर्वसनेस भी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिखती है। खैर, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका, अमरीश जी आपका, पुष्पेन जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ रोज की तरह न्यूज पॉइंट में। नमस्कार।